वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बिहार समसामयिकी के बारे में क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था। उसी की अगली कड़ी में 5 और क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और उसका जो आंसर होता है उसको विस्तृत रूप से विश्लेषण के साथ आप लोगों को बताऊंगा। बिहार समसामयिकी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत 2028 तक ईवी की पहुंच कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है? 1%, 6%, 11%, 15%। तो इसका जो उत्तर है वो होगा डी, 15%। यानी बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत 2028 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि कुल पंजीकृत यानी कुल खरीदी गई गाड़ियों में से 15% गाड़ियों का हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित होगा। यानी 15% इलेक्ट्रिक वाहन वाली गाड़ी खरीदी जाएगी, लोग खरीदेगा। तो 15% तक उसको पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने 2023 के दिसंबर में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। उसी के तहत यह लक्ष्य रखा गया है। उस नीति के तहत अन्य लक्ष्य हैं, ये जान लेना जरूरी है। अन्य लक्ष्य या अन्य प्रोत्साहन नीति की बात की गई है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की लोग खरीद सके, उसकी खरीदारी अधिक से अधिक कर सके। एक है कि 10,000 दुपहिया वाहन प्रथम 10,000, मैं शुरुआती दौर में 10,000 तक दुपहिया वाहन के लिए आपको SC ST को 10,000 रुपया प्रति वाहन की दर से छूट प्रदान की जाएगी, यानी सब्सिडी दी जाएगी। और अन्य जो वर्ग है SC ST के अलावा जो वर्ग है उसको 7,500 रुपया की छूट प्रदान की जाएगी। शुरुआती 10,000 दुपहिया वाहन तक ही 10,000 सेल तक ही दी जाएगी। 10,000 अधिक सेल होने लगा तो उस नीति को, प्रोत्साहन नीति है, उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि शुरुआती 10,000 दुपहिया वाहनों की बिक्री तक SC ST को 10,000 रुपये सब्सिडी और अन्य वर्गों को 7,500 सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो कार होगा, इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो कार हैं उसके लिए 1.25 लाख से 1.5 लाख तक छूट की सीमा तय की गई है। वो केवल 1,000 4 पहिया वाहन 1,000 तक के लिए है। शुरुआती 1,000, उसके बाद 1,000 अगर सेल हो गया उसके बाद कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। शुरुआती 1,000 तक के लिए व्यवस्था किया गया कि 1.25 लाख से 1.5 लाख तक सब्सिडी या छूट, इंसेंटिव जिसको कहिए, वो दी जाएगी। इसके अलावा इसमें ये व्यवस्था किया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग चार्जिंग स्टेशनों पर किया जाएगा। जहां भी चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा वहां पर नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो ये नीति अपनाई जा रही है वो COP26 जो आपको स्कॉटलैंड
के ग्लासगो में आयोजित हुआ था जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन है, उसमें भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि 2070 तक नेट कार्बन जीरो इमिशन को अपना लिया जाएगा। नेट जीरो कार्बन इमिशन, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन दर को 2070 तक अपनाया जाएगा। और 2030 तक जो कहा गया है, 2030 तक जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसका 50% की पूर्ति नवीकरणीय स्रोतों से की जाएगी, मतलब अक्षय ऊर्जा से की जाएगी। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ये प्रयास कर रही हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, और उसी के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति बिहार में दिसंबर 2023 से बनाई गई। सबसे पहले 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिक कार का लॉन्च किया था। अपने अन्य मार्ग से विधानसभा उसी कार से गए थे। उनका अनुकरण बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी या अन्य विधायक और नेता लोग भी किए। इससे भी इलेक्ट्रिक कारों की खरीदारी में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार 15% लक्ष्य रखा गया है कि 2028 तक कुल पंजीकृत जो गाड़ियां होगी उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 15% तक कर दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, रोगियों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के मामले में पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान रहा? यानी जो पेशेंट है उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखने के संदर्भ में बिहार का कौन सा स्थान रहा पूरे देश में? तो इसका उत्तर होगा 6ठा। पूरे देश में बिहार का 6ठा स्थान रहा। और प्रथम स्थान पर कौन रहा? उत्तर प्रदेश। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया। जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा गया। डिजिटल रिकॉर्ड रखने से बहुत सारा लाभ है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसके जो हिस्ट्री है, पेशेंट का हिस्ट्री को जानने में सहूलियत होती है। सरकार जो अगला योजना कार्यान्वित करने जा रही है, अगला प्लानिंग करने जा रही है, तो उस डिजिटल रिकॉर्ड को देखकर अपनी योजना को बनाएगी, उसका कार्यान्वयन करेगी। तो बहुत सारे लाभ डिजिटल रिकॉर्ड का होता है। अब बिहार में पटना जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के संदर्भ में। और सबसे पिछले स्थान पर शेखपुरा रहा है। वहां पर डिजिटल रिकॉर्ड की जो तैयारी की गई है सबसे कम मात्रा में तैयारी की गई है। तो रोगियों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के संदर्भ में बिहार का 6ठा स्थान है पूरे देश में। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार के निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक है, ए है श्री कृष्ण सिंह, बी है भोला पासवान शास्त्री, सी है कर्पूरी ठाकुर, और डी है ए और सी, यानी श्री कृष्ण सिंह और कर्पूरी ठाकुर दोनों को मिला है। तो अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के एक दिन पहले भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तो इसमें केवल कर्पूरी ठाकुर को ही भारत रत्न मिला है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1952 में जो चुनाव हुआ था, सबसे पहला विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। बिहार में विधानसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। तो श्री कृष्ण सिंह 1950 से ही यहाँ के मुख्यमंत्री थे, लगभग 11 वर्ष तक।
यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। पहले बिहार के पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। भोला पासवान शास्त्री भी यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य संभाल चुके हैं। जो उप मुख्यमंत्री के रूप में थे, ये जब उप मुख्यमंत्री के रूप में थे, उप मुख्यमंत्री, तो 1967 के समय सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्वकर्ता ही थे और उसी समय वो उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में 1977 से 79 तक रहे। मुख्यमंत्री के रूप में 1977 से 79 तक के रहे। कुल मिलाकर लगभग 2.5 वर्ष तक के रहे हैं। तो ये जो कर्पूरी ठाकुर है, समस्तीपुर जिला के कर्पूरी ग्राम के निवासी थे। इनके लड़का जो है श्री रामनाथ ठाकुर है, जो राज्यसभा से जदयू के टिकट पर चुनाव जीते हुए हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो उप मुख्यमंत्री के रूप में 1967 में रहे, उस समय वो अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिए। उसके बाद वो शिक्षा के क्षेत्र में मैट्रिक तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था किए। ये दलितों के अति पिछड़े वर्गों के नेता के रूप में उभरे। मुख्यमंत्री के साथ साथ उस समय शिक्षा मंत्री भी थे 1967 में। उसी समय अंग्रेजी की अनिवार्यता को बिहार से समाप्त किए थे। इस प्रकार कर्पूरी ठाकुर की जो अति पिछड़ा वर्ग की नेता की छवि थी, वो देखते हुए, उनकी भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो आप लोग कर्पूरी ठाकुर को मानिए कि बिहार के यही एक मुख्यमंत्री थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री के रूप में वो जनता पार्टी के तहत चुनाव लड़े थे, वहीं से मुख्यमंत्री जनता पार्टी के तहत मुख्यमंत्री बने थे। और जयप्रकाश नारायण जब अपना आंदोलन शुरू किए थे, उस समय भी जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़े हुए थे। इस पर कर्पूरी ठाकुर के बिहार में बहुत बड़ी भूमिका है। 1952 में पहला जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें वो विधानसभा में जीते। उसके बाद ये कभी हारे ही नहीं, हमेशा जीतते गए और 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब बिहार दिवस मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, बिहार दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 22 मार्च, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल। तो बिहार दिवस मनाया जाता है, आप लोग 22 मार्च मारिएगा, बी को मारिएगा। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को पृथक किया गया, बिहार को अलग राज्य बनाया गया। उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ था। तो उसी की यादगार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 2010 से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यानी 2010 से इसको मनाया जा रहा है, 22 मार्च को मनाया जाता है। जब बिहार 1912 में बिहार के साथ उड़ीसा भी था, 1936 ईस्वी में जाकर उड़ीसा को अलग किया गया और बिहार को अलग किया गया। तो उसी जो 1912 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था, उसी की यादगार में बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसको याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक वायु प्रदूषित महानगर कौन है? मतलब विश्व का पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे अधिक
वायु से प्रदूषित महानगर कौन है? तो इसमें नई दिल्ली, पटना, बेगूसराय, मुंबई। तो इसमें जो अभी नवीनतम आंकड़ा 2024 में प्रकाशित हुआ है, तो उसके अनुसार विश्व का सबसे अधिक वायु प्रदूषित महानगर बेगूसराय है। बेगूसराय सबसे अधिक विश्व में, के भारत में नहीं, विश्व में सबसे अधिक वायु प्रदूषित महानगर है। और यदि देश के स्तर पर विचार किया जाए तो पूरे विश्व में भारत का तीसरा स्थान है वायु प्रदूषण फैलाने के मामले में। पहले स्थान पर बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है और तीसरे स्थान पर भारत है। माने विश्व में सबसे अधिक यदि वायु प्रदूषण फैलाने वाला कोई देश है तो बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है, तीसरे भारत है। यहाँ पर महानगर पूछा जा रहा है, इसलिए बेगूसराय मानना होगा। और ये जो पैमाना तय किया गया है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यह पैमाना तय करता है, जिसमें वो आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। जो वर्तमान में इसका जो महानिदेशक हैं वो इथोपिया के डॉक्टर हैं। कौन है? इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस। याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है टेड्रोस। अगर टेड्रोस भी याद रहे तो आप लोग सही बना लीजिएगा। टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस इनका नाम है। मैं टेड्रोस भी याद रखिएगा, गेब्रे भी याद रखिएगा, टेड्रोस गेब्रेयेसस भी याद रखिएगा, तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए कौन महानिदेशक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा किया है कि 2.5 माइक्रोग्राम से लेकर 10 माइक्रोग्राम तक के जो पार्टिकुलर होते हैं, पार्टिकुलर कौन होता है, वो प्रदूषण फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे खतरनाक 2.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो होता है, वो उसका आकार होता है 2.5, वो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। यानी वो ब्लड, श्वास से होते हुए ब्लड को पहुंच जाता है, ब्लड से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है। 2.5 जो होता है 2.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर ही होता है। पीएम इसको कहते हैं। तो इससे ये सबसे खतरनाक होता है। तो इस पर हम देखते हैं कि विश्व का सबसे अधिक वायु प्रदूषित महानगर बेगूसराय को घोषित किया गया। इसलिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है कि विश्व में इसका स्थान है सबसे अधिक बेगूसराय को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 5 क्वेश्चन हुआ उसका विश्लेषण के साथ मैं हल कर दिया हूं। अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।